नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और एकदम बिल्कुल मस्त स्वस्थ होंगे। आप सबके लिए हम लेके आए हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सबके लिए लेके आए हम सब 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑल ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम। जितने भी बोर्ड एग्जाम है, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, उन सब के लिए हम आप सबके लिए मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी क्लास 12 का हम लेके आए हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा होगी कि एकदम सही होंगे। तो उसी के बारे में आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हर बोर्ड में लगभग 2 या 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल ऑफ दिस 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बोर्ड में लगभग 2 या 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी बार भी आशा है कि इस एग्ज़ाम में यह प्रश्न छपेगा, इसलिए आप सब इस प्रश्न को एकदम डिटेल से याद करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे है आप सब? मैं अपने आप को इनविजिबल कर देता हूं और फिर अपने पढ़ाई की दृष्टि के आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, मैं अपने आप को इनविजिबल कर रहा हूँ अपने आप को। तो चलें, अब हम सब की होती है असली पढ़ाई शुरू। पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ठीक रहेगा। प्रश्न कहता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम सब देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करें। यह 2024 में भी पूछा गया था, 2026 में 16 में पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था। इसी प्रश्न का दूसरा रूप देखते हैं, मतलब दूसरे तरह से पूछता है, विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो एक ही प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न का फॉर्मेट बदल दिया है। भौगोलिक पूछा है और यहाँ पूछा है प्रभावित करने वाले कारक। तो हम सब देखेंगे अब उत्तर इस तरह है। भौगोलिक कारक क्या होते हैं आप सब तो जानते होंगे, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कारण हैं, जैसे भूमि, जलवायु, मृदा, पर्वत आदि सब जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, आप लोग जनसंख्या तो जानते होंगे। पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है। अभी तो आप जानते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से तो चीन की है। जैसे वर्तमान में डेटा आ रहे हैं तो लग रहा था 2020 का डेटा के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार हम देखे थे कि भारत का पॉपुलेशन दर बहुत अधिक है, बहुत अधिक बढ़ गया है। और दूसरा नंबर पे चीन है पॉपुलेशन दर में। तो हम सब इस प्रश्न को देखते हैं, एकदम मस्त, एकदम सही और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझेंगे। तो प्रश्न कहता है, विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कि 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो भौगोलिक कारक 3 नहीं, हम सब 4 भौगोलिक कारक का वर्णन करेंगे, ताकि आप सबको याद करने में आसान हो और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसान हो। तो प्रश्न 1 की ओर हम सब बढ़ते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर हम सब देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित हैं। जैसे भौगोलिक पूछा तो आप भौगोलिक की जगह पर लिख सकते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण 3 निम्नलिखित हैं। नंबर 1 या ABCD के तरह लिख सकते हैं। नंबर 1 कहता है, जल की उपलब्धता। पानी जीवन का आधार है, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी आसानी से मिले। इस कारण नदी घाटी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जल एक भौगोलिक कारक है। कैसे? जैसे कि जल हमें पर्यावरण से मिलता है, इसलिए जल एक भौगोलिक कारण है। तो जल कैसे हमारे जनसंख्या को प्रभावित करता है, मतलब विभिन्नता लाती है हमारे पॉपुलेशन को। तो सबसे पहले कि जल है तो कल है, एक नारा हम सब जानते हैं, जल है तो कल है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल के बिना हमारे जीवन असंभव है। जल हर एक परिस्थिति में चाहिए ही चाहिए, इसलिए अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए जल हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। जल के बिना ही तो हमारा पॉपुलेशन होगा, नहीं तो मृत्यु। जैसे समझ लो कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम जी सकेंगे? जिएंगे नहीं तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जल एक भौगोलिक कारक है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जल की उपलब्धता एक जनसंख्या को प्रभावित करता है। जल नहीं रहेगा तो जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते? एक सेकेंड रुक।
तो जल से ही कल होता है, इसलिए एक नारा है आप सबके सामने, जल है तो कल है। तो अगला कारण हम सब देखने जा रहे हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाला अगला कारण है भू आकृति, जमीन की रूप, मतलब जमीन के बारे में बोल रहे हैं। भू आकृति आप लोग समझते हैं भूमि, भू आकृति एक तरह से आसान भाषा में समझिए भूमि। तो भूमि हमारे जनसंख्या को, हमारे पॉपुलेशन को, हमारे आबादी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि भूमि हमारे जीवन को, पॉपुलेशन को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में कृषि अच्छे होते हैं, मैदानी क्षेत्र में, जबकि पठारी क्षेत्र में कृषि होना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। और पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। तो जहाँ मैदानी क्षेत्र होंगे तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भोजन मिलेगा तो वही तो आदमी रहेगा ना। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग इतना तो समझदार है कि भोजन रहेगा तभी वहाँ आदमी रहेगा, वरना आदमी नहीं रह सकता। इसीलिए भूमि भी हमारे आबादी को प्रभावित करता है। कैसे करते हैं और हम सब और डिटेल में जानते हैं। तो देखते हैं भू आकृति, जमीन की रूप। पहाड़ की तुलना में कहता है, पहाड़ की तुलना में घर, खेती, सड़क और उद्योग बनाना आसान होते हैं, इसलिए मैदानी इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मैदानी इलाके में सड़क, उद्योग, खेती करना और बनाना बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैदानी इलाके में अधिक लोग रहते हैं। इसलिए तो प्रभावित हो रहा है ना। कैसे प्रभावित हो रहा है हमारे भू आकृति से जनसंख्या? क्योंकि जहाँ मैदान रहेगा वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगा। देख लीजिए उत्तर भारत का मैदान, यूपी, मध्य प्रदेश सनी जितने भी क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के मैदान में जनसंख्या अधिक है। भारत का सबसे ज़्यादा राज्य वाला जनसंख्या तो आप देख ही रहे उत्तर भारत की है, जबकि नीचे दक्षिण भारत पूरा पठार है। तो दक्षिण भारत में नहीं है जनसंख्या और उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगला कारण है जलवायु। जलवायु मतलब मौसम। जलवायु कहने का अर्थ है मौसम। हमारे आबादी को कैसे प्रभावित करता है मौसम? तो हम सब देखते हैं हमारे आबादी को कई तरह से प्रभावित करते हैं मौसम इस तरह प्रभावित करते हैं, हम देख रहे हैं अभी। जलवायु, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ अधिक आदमी रहेगा या कम आदमी रहेगा, और जहाँ कम गर्मी रहेगा या फिर जहाँ अधिक गर्म ठंडे रहेगा वहाँ अधिक रहेगा या फिर कम रहेगा आबादी। जहाँ गर्मी भी बराबर रहे और ठंडी भी एकदम नॉर्मल रहे, संतुलित बना रहे, तो वहाँ ज़्यादा आदमी रहेगा। तो इस तीनों कंडीशन में तीसरा अवस्था में ही पॉपुलेशन अधिक होगा। तीसरा अवस्था में पॉपुलेशन अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि वहाँ समशीतोष्ण जलवायु होती है। समशीतोष्ण मतलब आरामदायक जिंदगी जीने के लिए मौसम, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए मौसम। तो देखते हैं जलवायु किस तरह हमारे पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडे इलाके में रहना कठिन होता है। तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहना कठिन होता है। जैसे आपको अंटार्कटिका भेज देगा तो आप स्वेटर आदि सब कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो वहाँ तो मर ही जाएंगे। अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा व्यवस्था के लिए ज़्यादा खर्च होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई हमें झेलनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यही है। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हम सब नहीं रह सकते। जैसे अफ्रीका भेज देगा, अफ्रीका में आपको तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, तो वहाँ भी रहना संभव नहीं है। इसलिए हमारे मौसम भी हमारे आबादी को प्रभावित करता है कि किस जगह जनसंख्या अधिक रहेगा, किस जगह जनसंख्या कम रहेगा। यह हमारा मौसम डिसाइड करता है, यह हमारा मिट्टी डिसाइड करता है, यह हमारा भू आकृति डिसाइड करता है, यह हमारा जल डिसाइड करता है। मतलब पर्यावरण डिसाइड करता है कि आबादी कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा। पर्यावरण ही डिसाइड करता है। तो अगला कारण है मिट्टी। मिट्टी कहने का मतलब है मृदा। मिट्टी तो आप सब जानते हैं, सॉइल। मृदा हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, मृदा हमारे आबादी को किस तरह प्रभावित करते हैं, तो हम सब देखते हैं। मृदा हमारे आबादी को कई तरीके से प्रभावित करते हैं। कैसे? जहाँ अगर उपजाऊ मिट्टी रहेगा वहाँ ज़्यादा लोग रहेगा, और जहाँ बंजर रहेगा, रेगिस्तान में आप रहेंगे या फिर यूपी बिहार में रहेंगे आप, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। रेगिस्तान में आपको पानी की कमी मिलेगी, मिट्टी तो बालुई मिट्टी होगी, कुछ बंजर होगी, कुछ होगा ही नहीं। तो जहाँ मैदानी क्षेत्र रहेंगे तो वहाँ तो आप जाएंगे, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में आप तो मैदानी क्षेत्र में जाएंगे। इस तरह हमारे आबादी को प्रभावित करता है मिट्टी। तो देखते हैं डिटेल में कैसे प्रभावित करता है मिट्टी हमारे आबादी को। उपजाऊ मृदा जैसे दोमट मृदा, और दोमट मृदा के अलावा और कौन सा मृदा उपजाऊ है सबसे ज़्यादा? धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए हमें भी याद नहीं आ रहा है, अभी याद था जस्ट भूल गए। उपजाऊ मृदा जैसे दोमट मृदा खेती के लिए अच्छे होते हैं। दोमट मृदा हमारे उपजाऊ के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए ऐसी मृदा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा अनाज उगेगा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक खाना नहीं मिलेगा तो आदमी रह ही नहीं सकता, इसलिए खाना के लिए तो रहना ही पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है हम सबका,
अगला प्रश्न इस तरह है। प्रश्न 2 कहता है, प्रश्न 2 हम सब अभी देख रहे हैं, मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव की प्रकृतिकरण, प्रकृति की मानवीकरण हम सब पढ़ लिए हैं, वही उसके बारे में बताने के लिए बोल रहे हैं। मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए प्रश्न है, और हम सब उत्तर देखते हैं एकदम डिटेल और सही फॉर्मेट में कैसे लिखना चाहिए। आदि अवस्था में, आदि अवस्था मतलब प्राचीन अवस्था में, जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब तकनीक, सोच, विचार, एक तरह से टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का इंग्लिश था टेक्नोलॉजी, अत्यंत कम था। तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य थे। अपने प्रकृति के हिसाब से मानव जीते थे, मतलब आदि अवस्था में, प्राचीन अवस्था में। क्यों जीते थे? क्योंकि प्रकृति के हिसाब से इसलिए जीते थे क्योंकि वह प्रकृति से डरते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा भी करते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि बारिश होते थे तो इंद्रदेव की पूजा करते थे। हम सब तो जानते हैं, अभी नहीं, अभी बारिश तो कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं, इसीलिए आदि मानव डरते थे प्रकृति से। और आगे कहता है, उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदि ही थी, मतलब समाज की विकास अभी तक नहीं हुई थी, मतलब जंगलों में जीता रहता था। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। न इस क्रिया को ही, मतलब मानव जंगल में रहते हैं, जंगल से ही सब कुछ मिलजुल कर रहते हैं, जंगल में खाते पीते हैं, जंगल से जो फल प्राप्त होते हैं उन सब क्रिया को ही हम कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, मतलब इस अवस्था में, मतलब प्राचीन अवस्था में, प्राचीन मानव जब अभी शुरुआत हुई थी उस अवस्था में किसकी सुनती थी? प्रकृति की। प्रकृति जैसे कहते थे वैसे। बारिश आया तो कुछ नहीं कर सकते, अभी बारिश आया तो घर में रह के हम छुप सकते थे। बारिश आया तो डरते थे, कोई आपातकाल घटना हो गया तो फिर हम डरते थे पहले, लेकिन अभी हम सबका सुविधा है, हम सब विकास कर लिए है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी के आगे हम सब अभी AI ही पर चल गए। कितना दूर मानव बढ़ गए हैं आप सोच सकते हैं। आगे कहता है, मानव इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता थे, मतलब प्रकृति जैसा कहता था वैसा होते थे। उसकी प्रचंडता में भयभीत होता था, मतलब जैसा प्रकृति कह रहा है वही करना होगा, और उसकी पूजा करते थे। जैसे पीपल, अभी भी हम सब वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी वही बात बोल रहे हैं कि कब से शुरू हो गया प्रकृति की पूजा करने के लिए। और आगे कहता है, विश्व में आज भी ऐसे समाज है, मतलब दुनिया में ऐसे भी अभी भी समाज है जो इसी तरह से जी रहे हैं। किस तरह से जी रहे हैं? मानव और मानव की प्रकृतिकरण की तरह ही जी रहे हैं। मानव की प्रकृतिकरण की आशा है, आप समझ लीजिए, मानव को प्रकृति चलाएगा, मानव को प्रकृति चलाएगा, प्रकृति जैसा कहेगा वैसे ही मानव करेगा। कहने का अर्थ है, प्रकृति कहेगा बारिश आया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बारिश आया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बाढ़ आया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मतलब मानव कुछ नहीं कर सकता। कोई आपातकालीन घटना हुआ तो फिर भी मानव कुछ नहीं कर सकता। यही कहने का अर्थ है मानव का प्रकृतिकरण से एक। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मदद से हम सब कुछ भी कर सकते हैं। अगर महामारी आया तो प्रकृति का, मानव का प्रकृतिकरण कहता है कि अगर महामारी आया तो कुछ नहीं कर सकते, बीमार से सब आदमी मरेगा। लेकिन अभी है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण इसलिए है कि अगर बीमारी आया, महामारी आया तो हम उसका इलाज या फिर वैक्सीन डोज आदि सब उपाय कर लेते हैं। यही कहने का अर्थ है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। कहने का अर्थ वही है, तो हम बता देते हैं, देखिएगा आप लोग तो देखिएगा, हम बता देते हैं। विश्व में आज भी ऐसा समाज है, मतलब वहाँ भी ऐसा अभी आदमी है जहाँ की मानव और प्रकृति के बारे में अभी उसी तरह जी रहे हैं। पूर्ण सामंजस्य बना हुआ है और प्रकृति एक शक्तिशाली बल एवं पूज्य सत्कार योग बनी है। न प्रकृति भी अभी सर्वोपरि है, लेकिन विश्व में अभी और भी कई देश है, इसके बारे में हम सब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी बहुत सारे देश में नहीं है, 99% देश में नहीं है। अपने सतत पोषणीय हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किया हुआ है को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकास करने में समर्थन होते हैं। इस तरह सामाजिक प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वह अभाव की अवस्था में स्वतंत्र की ओर
अग्रसर होते हैं, मतलब उसके अनुसार स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं की जन्म देते हैं। पर्यावरण जैसा कहता है वैसे करते हैं। मानवीय क्रियाओं संस्कृति भूदृश्य की रचना करते हैं, जिनकी छाप प्रकृति वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होते हैं। मतलब प्रकृति का मानवीकरण किस तरह होता है उसके बारे में डिटेल से आप लिख सकते हैं। तो ये तो आसान है। तो अगला क्वेश्चन हम सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन है। कैसे? जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट दिस क्वेश्चन, इस पांचों क्वेश्चन में बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है आंसर, तो हम बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। तो हम सब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपकी बार 2027 में पूछने की अति संभावना है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या फिर इससे रिलेटेड जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था क्या है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की स्तंभ क्या है, ये सभी बातें पूछ सकते हैं। तो हम सब देखते हैं प्रश्न, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था प्रमुख है, जैसे निम्नलिखित है, इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रथम अवस्था देखते हैं। प्रथम अवस्था में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो हम सब यही समझते हैं, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या किस तरह बढ़ा है, घटा है, किस तरह आगे बढ़ेगा, यही बारे में हम सब जानेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में। तो प्रथम अवस्था में, तो इसे हम एक फॉर्मेट में देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप की तरह देखते हैं। तो प्रथम अवस्था में कहता है कि इस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी तो उस समय मनुष्य बहुत ज़्यादा जन्म लेते थे, बहुत ज़्यादा आबादी थी और बहुत ज़्यादा मरते भी थे। कैसे मरते थे? बीमारी महामारी के कारण, और जन्म ज़्यादा लेते थे और मरते भी ज़्यादा थे। और दूसरा पॉइंट है, लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे क्योंकि शिक्षा और जागरूकता कम थे। हाँ सही बात है कि उस समय शिक्षा और जागरूकता कम थे जब मनुष्य अभी तो धरती पे जन्म लिए थे। बीमारियाँ, ये लगभग बहुत प्राचीन बात है, बहुत प्राचीन सोच है। बीमारियाँ महामारियाँ खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण बहुत लोग मरते थे। सही बात है, जब बीमारियाँ बहुत आता है, कोई भी हैजा बीमारी आ गया तो पूरा का पूरा गाँव ही खत्म कर देते थे। जनसंख्या प्रथम अवस्था में यह होता है, और इसका नतीजा क्या होता था? बहुत धीरे धीरे आबादी बढ़ते थे। कैसे? कोई बीमारी आया तो पूरी तरह से पूरा गांव का गांव साफ कर दिया। आबादी धीरे धीरे बढ़ते थे, आबादी मतलब जनसंख्या बढ़ ही नहीं सकता था, इसका नतीजा। दूसरा अवस्था है शुरुआत में जन्म दर, उसके बाद दूसरे अवस्था के बाद शुरुआत में जन्म दर अभी भी ज़्यादा थे। मतलब दूसरे अवस्था, जब प्रथम अवस्था खत्म होने लगा तब दूसरी अवस्था शुरू होने लगा, तब भी जन्म दर अभी भी ज़्यादा था, मतलब जन्म दर ज़्यादा था, लेकिन समय के साथ कम होने लगती है। दूसरे अवस्था के लास्ट में, अंतिम में समय के साथ जनसंख्या कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? स्वास्थ्य सेवा, दवाई और सफाई बेहतर होने से मृत्यु दर तेज़ी से घट जाती है। स्वास्थ्य की सुविधा हम सब जान जाते हैं और दवाई बनाने जान जाती है। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की विकास होने लगती है जिसके कारण मृत्यु कम होने लगती है। कोई बीमारी है तो हम उसका इलाज कर लेते हैं दवाई बना के। और आगे कहता है इस वजह से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। स्वास्थ्य सुविधा रहेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, कोई आदमी मरेगी नहीं तो जनसंख्या जरूर है कि बढ़ेगी। स्वास्थ्य में और शिक्षा में भी जागरूकता आने लगता है। शिक्षा में तो बहुत कम आता है और जागरूकता पूर्ण रूप से तीसरे अवस्था में आएगा, जागरूकता शिक्षा में। इस वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि जन्म ज़्यादा और मृत्यु कम होने लगती है। उदाहरण जैसे इस अवस्था में अभी कौन कौन सा देश है, मतलब द्वितीय अवस्था में भारत और चीन है। अब प्रथम अवस्था में अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, अभी भी इसी तरह वो जी रहे हैं। और तृतीय अवस्था, यह सबसे अधिक और सबसे सही अवस्था होनी चाहिए। इस अवस्था में जागरूकता होते हैं और शिक्षा स्वास्थ्य, यह अवस्था विकासशील देशों की गुण है। तो तीसरी अवस्था, अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है। इस तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य हो जाती है, बेहतर सुविधा हो जाती है, बेहतर जागरूकता भी हो जाती है। सबसे बड़ा बात है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, फिर जागरूकता, शिक्षा की स्तर बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण आदमी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। तीसरा अवस्था इस तरह है। और अगला टॉपिक में अगला बात है, जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ ही नहीं पाती है, स्थिर हो जाती है। एक जैसे 1000 जनसंख्या है तो बढ़ेगा ही नहीं, बहुत कम बढ़ेगा, 1000, 10, 1000, 20 इस तरह बढ़ेगा। लेकिन अभी भारत में देखिए एकदम रफ्तार छू रहा है। लेकिन हाँ, न्यू रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि भारत की जनसंख्या अब घटने वाली है। क्यों? क्योंकि अब जागरूकता होने लगी। लेकिन हाँ, सभी राज्यों में नहीं, इधर पश्चिम की तरफ बिहार झारखंड की तरह नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तो अभी बढ़ ही रहा है। जागरूकता के नाम पे कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या आबादी बढ़ेगा ही तो
तो अगला बात है, ऐसे आमतौर पर विकासशील देशों में होता है, हाँ विकासशील देशों में होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान, जहाँ ज़्यादा शिक्षा की अवस्था है, शिक्षा उच्च है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत कम बढ़ते हैं। जापान बुलाता है दूसरे आदमी को, हमारे यहाँ आइए और जनसंख्या अपना बच्चा पैदा कीजिए, पैसा देंगे। बहुत सारा देश ऐसा भी है क्योंकि वहाँ का जनसंख्या घट गया है, इसलिए बुलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 हम सब देख रहे हैं अभी। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास के 4 उपागमों का नाम लिखें। मानव विकास क्या है? मानव विकास मतलब मानव का विकास कैसे हुआ है, मानव को सही सुख सुविधा मिल रहे हैं या नहीं, ये सब बारे में होता है मानव विकास। HDI, ह्यूमन HDI मानव विकास सूचकांक पूरा नाम है। मानव विकास को नापने के लिए 3 मुख्य स्तर होते हैं, स्वास्थ्य, सुविधा और बेहतर संसाधन तक पहुँच। इसीलिए क्या मानव विकास का 4 उपागम, क्या एक कैसे मानव का विकास होगा, कैसे मानव का कल्याण होगा, वही बात है उपागम। कहने का अर्थ है उपागम का कल्याण। तो हम सब देखते हैं अभी न्यू प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है कि मानव विकास, रुक जाइए अभी। मानव विकास के 4 उपागम को बताइए। तो मानव विकास का 4 उपागम इस तरह है। मानव विकास का 4 उपागम, मानव विकास का 4 उपागम निम्नलिखित है। पहला उपागम है आय उपागम। आय से मानव का कल्याण होगा, सही बात है या गलत बात? सही बात। कल्याण उपागम में कैसे कल्याण करना है, कल्याण उपागम। न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम, ये तो आप सबको याद करना है। मानव विकास का 4 उपागम, बहुत मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। और चौथा है क्षमता उपागम। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न आप सबके लिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 4 मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल क्या है? परिभाषित करने का अर्थ है मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल कई विद्वानों ने कई तरह से अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबसे सही और सबसे सटीक सही और सरल अपने हिसाब से आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके कामों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल मतलब क्या? आप लिख सकते हैं सामाजिक भूगोल की वह शाखा। सामाजिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूगोल में मनुष्य और उसके कामों का अध्ययन किया जाता है। या फिर सिंपल आंसर लिख सकते हैं, मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के कामों का अध्ययन किया, जैसे सड़क बनाना, रेल बनाना, परिवहन करना, हवाई जहाज, जल मार्ग आदि सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे गांव, शहर, सड़क, रेल मार्ग, खेती, व्यापार, उद्योग आदि चीज मानव भूगोल की आदि है, मानव भूगोल में आती है, इस सब के बारे में। तो धन्यवाद। कैसे लगे आप सबको ये क्लासेस? आप लोग जरूर अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।